सन 1800 का दौर था जब भारत में आए अंग्रेज अफसर अब सिर्फ हुकूमत करने तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, वो भी नवाबों और महाराजाओं जैसी ठाट बाट वाली जिंदगी जीना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने भारतीय राजाओं की नकल करना शुरू कर दी। उनके घरों में नौकर चाकरों की भरमार रहने लगी ताकि जब वो मेहमान बुलाएं तो कोई कहे, देखो ये साहब तो बिल्कुल किसी राजा की तरह रहते हैं। भारतीय नौकर उनका खाना बनाते, घर साफ करते, कपड़े धोते, बाजार से सामान लाते और रात को उनके कुत्ते तक की रखवाली करते। लेकिन ये सब यहीं तक नहीं रुका। कई अंग्रेज तो भारतीय महिलाओं को भी अपनी हवेली में नौकरानी के नाम पर बुला लेते और उनके साथ दुर्व्यवहार करते। ऊपर से अगर किसी नौकर की बहन बेटियां अंग्रेजों को पसंद आ जाती तो उन्हें भी दांव पर लगाना पड़ता था। उस समय की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि इन सेवकों की तनख्वाह भी रॉबर्ट क्लाइव ने 100 साल के लिए तय कर दी थी। जैसा कि रसोइये को सिर्फ 5 रुपए, सफाई करने वाले को 3 रुपए और नौकरानी को बस 3 रुपए प्रति महीना। इतनी मामूली तनख्वाह में जिंदगी गुजारना तो मुमकिन नहीं था। लेकिन नौकरों के पास इन अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने तक का हक नहीं था। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो या तो उसे जेल में डाल दिया जाता या फिर बेरहमी से सजा दी जाती। लेकिन ये तो ब्रिटिशर्स की क्रूरता की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। उन्होंने अपनी हैवानियत की असली झलक तो दिखाई सन 1857 में भारत में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद। ब्रिटिशर्स ने जैसे तैसे करके इस विद्रोह को तो दबा दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके बाद बौखलाए हुए अंग्रेजों ने भारतीयों का जीवन नरक से भी बदतर कर दिया था। जैसे कि उन्होंने दिल्ली में एक दिन में 22,000 मुसलमानों को एक साथ फांसी पर लटका दिया, जिसके बाद अगले 10 सालों तक चुपके से 10 लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतारकर तानाशाह हिटलर से भी भयंकर नरसंहार को अंजाम दिया था। हिंदू मुस्लिम्स के बीच दरार डाली थी, बेकसूर लोगों को फांसी पर चढ़ाया था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी और ना जाने क्या क्या। 1857 का पहला स्वातंत्र्य संग्राम भारत को आजाद कराने में नाकाम तो रहा, लेकिन इस लड़ाई ने अंग्रेजों को एक कड़वी सच्चाई दिखा दी कि अगर भारतीय एक हो जाएं तो उन्हें हमेशा के लिए हिंदुस्तान से खदेड़ा जा सकता है। इसी डर ने अंग्रेजों को पागल कर दिया। जैसे कोई जख्मी दरिंदा वो बेकाबू होकर अपनी ताकत दिखाने लगे और तभी शुरू हुआ भारत पर अंग्रेजों का सबसे काला दौर। इतिहासकार बताते हैं कि 1857 के बाद करीब 1.5 साल तक हर अफसर को छूट दी गई थी कि वो किसी भी संदिग्ध को गोली मार सकते थे या फांसी पर चढ़ा सकते थे या जेल भिजवा सकते थे, जिसका फायदा उठाते हुए खूनी दरिंदों ने देश के कई कोनों में नरसंहार किया था। गांव के गांव बिना किसी कारण के जला दिए गए। वो न सिर्फ बेकसूर लोगों के शरीर पर गर्म लोहे की रॉड से वार करते थे, बल्कि उनकी आंखें और गुप्तांगों में मिर्च का पाउडर डालकर तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते थे। जब मन करता दर्जनों लोगों को एक साथ फांसी दे देते थे। टाइम्स अखबार के संवाददाता मार्टिन मोंटगोमरी ने उस वक्त अपने एक लेख में लिखा था कि वो दरिंदे सैनिक औरतों के साथ भी गंदी हरकतें करके उन्हें काफी तड़पाते थे और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। कई औरतों के तो पतियों ने इस डर से अपनी ही बीवी का गला घोंट दिया कि कहीं वो अंग्रेजों के हाथ न लग जाए। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों के दिल में सबसे बड़ा डर इस बात का था कि इस क्रांति में हिंदू और मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर की गूंज ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। इसलिए युद्ध के बाद उन्होंने पहली चाल चली, दिल्ली में पकड़े गए हिंदू सैनिकों को छोड़ दिया, जबकि एक ही दिन में 22,000 मुसलमान सैनिकों को फांसी पर लटका दिया। धीरे धीरे यही साजिश पूरे भारत में फैल गई। कई हिंदुओं को सरकारी नौकरियां, ऊंचे पद दिए गए तो मुसलमानों को निचोड़कर किनारे कर दिया गया। 20 साल बाद जब माहौल बदलने लगा तो अंग्रेजों ने पॉलिसी पलट दी। अब मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाने लगा और हिंदुओं को सताया गया। धीरे धीरे समाज में दरार पड़ने लगी। इतिहासकार मानते हैं कि इस बर्बरता में लगभग 10 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया। अगले 10 साल तक ये नरसंहार चुपचाप चलता रहा। एक पूरी पीढ़ी को ही खड़ा होने से पहले काट दिया गया। हिटलर ने यहूदियों के साथ जितना नरसंहार किया था, अंग्रेजों ने उससे कहीं ज्यादा खून खराबा हिंदुस्तान में किया था। लेकिन फर्क इतना था कि सच को हमेशा दबा दिया गया। अंग्रेज सिर्फ मारकाट तक नहीं रुके, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भी गंदी राजनीति के साथ रंग दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि बिजनौर, बरेली और मुरादाबाद जैसे इलाकों में मंदिरों से रातों रात भगवा ध्वज उतारकर हरे झंडे लगा दिए गए और दोष मुसलमानों पर मत दिया गया। इसी तरह मस्जिदों में छेड़छाड़ कर इल्जाम हिंदुओं पर डाल दिया गया और फिर दोनों धर्मों के बीच संदेह की दीवार खड़ी हो गई। यही नहीं, भारतीय सैनिकों की आस्था पर भी प्रहार किया गया। हिंदू सिपाहियों को आदेश दिया गया कि वो माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे। मुसलमानों को दाढ़ी रखने की मनाही कर दी गई। सिखों को पगड़ी तक से वंचित कर दिया गया। अब एक सैनिक अपनी ही आस्था का पालन नहीं कर सकता तो वो अपने साथी पर कैसे भरोसा करेगा। और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी चाल थी। सैनिकों के दिलों में आपसी अविश्वास ने घर कर लिया। धीरे धीरे यही जहर पूरे समाज में फैल गया। वो लोग जो 1857 में साथ साथ लड़े थे, अगले 60 साल में एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दिए गए और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत थी। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा नुकसान भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने साफ समझ लिया था कि अगर हिंदुस्तानी लोगों के पास पैसा और संसाधन रहेंगे तो वो दोबारा विद्रोह खड़ा कर देंगे। इसी सोच के चलते उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिन्होंने धीरे धीरे अमीर हिंदुस्तानियों को कंगाल कर दिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने जमीन पर सीधा हमला किया। 1857 से पहले जमींदार और
रईस किसान अपनी जमीन पर राज करते थे। लेकिन क्रांति के बाद लगान पॉलिसी इतनी सख्त कर दी गई कि किसान दिन रात खून पसीना बहाकर भी टैक्स नहीं चुका पाते। अगर टैक्स नहीं दिया गया तो जमीन नीलाम हो जाती और अंग्रेज के वफादार किसी नए जमींदार को दे दिया जाता। इससे लाखों किसान और रईस अपनी जमीन खो बैठे और कर्ज में डूबकर गरीब बन गए। दूसरा सबसे बड़ा झटका व्यापार और उद्योग पर दिया गया। भारत का कपड़ा भी पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स लगा दिया ताकि लोग मजबूरी में इंग्लैंड से आयात किया गया कपड़ा खरीदें। हद तो तब हो गई जब बुनकरों और कारीगरों की उंगलियां तक कटवा दी गई ताकि वो दोबारा अपने हुनर से खड़े ना हो सके। एक एक करके पूरा भारतीय उद्योग तबाह कर दिया गया और यहाँ का बाजार अंग्रेजी माल की मंडी बन गया। तीसरा वार भारत की शिक्षा व रोजगार पर किया गया। अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की जो सिर्फ अंग्रेजों के लिए क्लर्क और सिपाही तैयार कर सके। पुराने गुरुकुल और मदरसे या तो बंद कर दिए गए या फिर फंड काट कर उन्हें कमजोर कर दिया गया। धीरे धीरे पढ़े लिखे भारतीय भी अंग्रेजों की नौकरियों के लिए लाइन में खड़े नजर आने लगे, क्योंकि अपना व्यापार और जमीन तो पहले ही छीन चुकी थी। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने उन रईस घरानों को भी बर्बाद कर दिया जिनके पास सोना चांदी और अनमोल खजाने थे। उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से अमीर भारतीयों के महल और हवेलियों को लूटना शुरू कर दिया। लाखों तोले सोना, चांदी की मूर्तियां, हीरे जवाहरात, यहाँ तक कि मंदिरों और दरगाहों के खजाने तक इंग्लैंड भेज दिए गए। जो दौलत सदियों से हिंदुस्तानी घरों और राजमहलों में सजोई गई थी वो धीरे धीरे लंदन की तिजोरियों में पहुंच गई। इस लूट का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 19वीं सदी में इंग्लैंड अचानक दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य बन गया, जबकि उसी समय भारत सोने की चिड़िया से गिरकर भूखे, कर्जदार और गुलाम मुल्क में बदल गया। लेकिन इन ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को जितना तोड़ने की कोशिश की, हम उतने ही ताकतवर बनकर उभरे और फिर 20वीं सदी में आए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लाखों ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की कमर तोड़कर रख दी और 15 अगस्त 1947 के दिन वो दम दबाकर भारत छोड़कर भाग निकले। तो मित्रों, भारत को इस गुलामी के क्रूर दौर से आजाद करवाने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने 200 वर्षों तक संघर्ष किया और अपनी जान तक कुर्बान कर दी, आज उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय के नारे को लगाने से खुद को मत रोकिएगा। साथ ही इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करके हर भारतीय तक पहुंचाइए और भारत के इतिहास से जुड़े ऐसे रोंगटे खड़े करने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।